गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन केमिस्ट्री लेक्चर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इससे उन्हें ज्ञात होगा कि पहले हम एक चैप्टर शुरू कर चुके थे। इसका नाम है मृदा कोलाइड यानी कि सॉइल कोलाइड, जो कि 3 नंबर का एक चैप्टर है जहाँ से बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी टॉपिक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स इन्हें पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखिए, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने मृदा कोलाइड के अंदर पढ़ा था मृदा कोलाइड के प्रकारों के बारे में। मृदा कोलाइड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक मृदा कोलाइड और कार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड जिसे हम खनिज कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। खनिज कोलाइड यानी कि ऐसे कोलाइड जिनमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, सिलिका मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। देखिए, अकार्बनिक कोलाइडों को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, सिलिकेट क्ले और आयरन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिलिकेट क्ले, सिलिकेट यानी कि ऐसी मृदा, क्ले का मतलब यहाँ पर मृदा से है जिसके अंदर सिलिका पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, सिलिकेट पाए जाएंगे, SiO2 SiO4 पाया जाएगा, उसे हम सिलिकेट क्ले के नाम से जानते हैं। और आयरन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ऐसी क्ले, ऐसे अकार्बनिक भाग जिसमें आयरन यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल्थराइज ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे हम कहते हैं आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट और आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये पाए जाते हैं अकार्बनिक के अंदर। सिलिकेट क्ले को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, केओलिनाइट, मोंट मोइलोनाइट और एलाइट। इनको 3 हिस्सों में हमने बांटा था। तो केओलिनाइट, मोंट मोइलोनाइट और एलाइट, इनके बारे में काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की थी। केओलिनाइट के अंदर केवल 2 प्रकार की परतें होती है, एल्यूमिना की और सिलिका की, जबकि मोंट मोइलोनाइट और एलाइट में 3-3 परतें होती हैं, एल्यूमिना की और सिलिका की, जिनके अंदर हमने देखा था केओलिनाइट के अंदर अधिशोषण की कम क्षमता पाई जाती है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, स्पेस कम होता है इनके मध्य। क्योंकि मोंट मोइलोनाइट में अधिक क्षेत्र देखने को मिलता है जहाँ पर अधिक क्षेत्र अधिशोषण करने के कारण कम करता है, क्योंकि एलाइट के अंदर मध्य में पोटेशियम आ जाने के कारण परतों के मध्य में अधिशोषण का जो कार्य है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो एलाइट केओलिनाइट से अधिक होता है जबकि मोंट मोइलोनाइट से कम होता है। मैंने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में संभावित रूप से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हम चलते हैं। हमने मृतिका खनिज के महत्वों को भी पढ़ा था कि मृतिका खनिज किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्या काम करते हैं। यानी कि हमने मृदा कोलाइड का लगभग एक हिस्सा पूर्ण रूप से काम में ले लिया था, पढ़ लिया था। यानी अकार्बनिक का पूरा हिस्सा हम पूरा पढ़ चुके थे। तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम आ रहे हैं आज कार्बनिक भाग पर, यानी कि कार्बनिक कोलाइडों पर। कार्बनिक कोलाइड क्या है, इसे हम कार्बनिक मृदा कोलाइड के नाम से भी जानते हैं और मुख्य रूप से इसका मैं कहूँ तो एक सामान्य नाम है ह्यूमस। और मैंने उस दिन बताया था ह्यूमस के बारे में कि ह्यूमस एक ऐसे शब्द से आप काफ़ी कुछ परिचित होते हैं जो मृदा के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो उसी को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं और ह्यूमस से संबंधित क्वेश्चन की जानकारी भी हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं कार्बनिक मृदा कोलाइड या कह देते हैं ह्यूमस के बारे में। तो ह्यूमस क्या है, तो इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है और मैंने कहा था कि आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी काम आएगा, वहाँ भी आपके इस टॉपिक में है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक गहरे भूरे रंग का, काले रंग का विच्छेदित, देखिए गहरे भूरे या काले रंग का विच्छेदित अकष्टलीय पदार्थ है। विच्छेदित भी है और अकष्टलीय। विच्छेदित का मतलब है टूटा हुआ है, विघटित है, अपघटित है। अकष्टलीय यानी कि इसमें क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। अकष्टलीय पदार्थ है जो जटिल पदार्थों का मिश्रण होता है। जटिल पदार्थों के मिश्रण से मतलब है यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी है, यहाँ वसा भी है, यहाँ सिलिकेट्स भी हैं, यहाँ सेल्यूलोज भी है। यानी सभी जटिल पदार्थों का ये मिश्रण होता है, क्योंकि जटिल पदार्थों के अपघटन के बाद ही ह्यूमस का निर्माण होता है। सामान्य भाषा में बोला जाए तो मृदा के अंदर अगर सूखी पत्तियां दबी हुई रह जाती हैं, टहनियाँ दबी हुई रह जाती हैं, तो कुछ समय हम देखते हैं कि अपघटित होकर बिल्कुल मिट्टी जैसी हो जाती हैं। उस अवस्था को हम कहते हैं उसकी ह्यूमस, जो गहरे काले भूरे रंग का होता है और मृदा के लिए बहुत उपयोगी होता है।
इसमें अंदर की जो इसकी परत होती है वो ऋणावेशित होती है। देखिए मैंने कहा था कि मृदा जो होती है वो ऋणावेशित होती है, इसलिए धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अवशोषित करती है, खींचती है, जिसके कारण जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका आवागमन संभव हो पाता है। तो देखिए यहाँ बात करें, इसमें अंदर की जो परत है वो ऋणावेशित होती है, जबकि बाहर की परत जो होती है वो धनावेशित होती है। अंदर की परत ऋणावेशित है और बाहर की परत यहाँ पर धनावेशित है। और बाहर की परत के धनावेशित होने के कारण ही इस पर हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम आदि आयन पाए जाते हैं, जो पोषक तत्वों के अंदर शामिल होते हैं या पोषक तत्वों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये सब इसमें पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो ह्यूमस होती है उसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बन का होना अति आवश्यक होता है। कार्बन वहाँ होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। अगर बात करें ह्यूमस के संगठन की, तो इसका संगठन होता है वो हमारे मृदा कोलाइड के जैसा ही होता है। मृदा कोलाइड जैसी संगठन पाया जाता है। सिलिकेट्स इसमें भी पाए जाते हैं। सिलिकेट्स के कारण इसमें मिसेल के अणु भी बनते हैं। मिसेल देखिए, अगर थोड़ी सी बात करें मिसेल का छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। मिसेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है आप लोगों ने। अगर मिसेल के बारे में थोड़ा सा याद करें तो मिसेल एक अणु होता है जिसमें लगभग 60-70 कण होते हैं, जहाँ पर बाहर की ओर ऋणावेश होता है, अंदर की ओर धनावेश स्थित होता है। इस प्रकार के भाग होता है। इस प्रकार से एक अणु होता है, मिसेल समान होता है। लेकिन इस मिसेल में, इसे मृदा मिसेल भी हम बोलते हैं, इस मिसेल में अंदर की ओर ऋणावेश होता है, जबकि बाहर की ओर धनावेश होता है। अंदर ऋणावेशित परत होती है तो धनावेशों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अवशोषित कर लेती है और उनको अपनी ओर सतह पर चिपका लेती है। आज की बात है इसकी, देखिए मृदा की जो अत्यधिक अम्लता की अवस्था में भी ह्यूमस में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है वो त्यागा नहीं जाता है और वो स्थायी अवस्था के रूप में इसमें पाया जाता है। तो ये तो बात थी किसकी, कार्बनिक मृदा कोलाइड के बारे में। अगर बात करें हम अकार्बनिक और कार्बनिक मृदा कोलाइडों में अंतर का, देखिए अकार्बनिक और कार्बनिक मृदा कोलाइडों में अंतर कैसे करेंगे आप इसका, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कार्बनिक मृदा कोलाइड और अकार्बनिक मृदा कोलाइड में अंतर, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। 4 अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं, 5 अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 या 5 अंतर लगभग पूछे जाएंगे और 1 नंबर पूछा जाए तो लगभग 2 अंतर यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैंने अंतर को एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार से इनके अंतर हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अकार्बनिक मृदा कोलाइड, अकार्बनिक मृदा कोलाइड यानी कि ऐसे कोलाइड जो अकार्बनिक हैं, जिनमें कार्बन नहीं है। तो देखिए इसमें सिलिकेट, मृतिका व आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। यही चीज देखिए, सिलिकेट और आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं, अकार्बनिक मृदा कोलाइड के अंदर ऐसा पाया जाता है। जबकि देखिए कार्बनिक मृदा कोलाइड के अंदर ह्यूमस होता है। हमने बात की थी ह्यूमस की। कार्बनिक मृदा कोलाइड में क्या पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस हमें मिलता है देखने को। अकार्बनिक के अंदर क्या मिल रहा है, सिलिकेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन मिल रहा है, जबकि इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब कार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक मृदा कोलाइडों के अंदर दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी संरचना में क्या पाए होते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन। यानी कि देखिए वही सिलिकेट SiO2 SiO4, आयरन यानी कि Fe, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको एक बार लिख देता हूं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इससे बना हुआ होता है कौन, अकार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जबकि कार्बनिक मृदा कोलाइड के लिए मैंने अभी बात की थी कि कार्बनिक है तो उसमें कार्बन का होना अति आवश्यक है, कार्बन पाया ही जाएगा। कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और सिलिकेट होने के कारण ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। तो इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी यहाँ पाया जाता है। किसमें, कार्बनिक मृदा कोलाइडों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर पाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो कि अकार्बनिक मृदा कोलाइड जो हैं
ये खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ का मतलब क्या है, हमारा जो खनिज मिलते हैं, हमने कहा था इन्हें खनिज कोलाइड भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जितने भी खनिज है वो यहाँ मिलते हैं, ये खनिज पदार्थ होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, कार्बनिक। ये कार्बनिक हैं क्योंकि ये कार्बनिक कोलाइड है। तो ये कौन से पदार्थ हैं, हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं। जबकि ये कौन से हैं, खनिज पदार्थ हैं। तो ये खनिज पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए आगे की बात की जाए तो ये धनायन विनिमय क्षमता व जल धारण क्षमता कम होती है। देखिए अब सिलिकेट क्ले की बात की जाए तो सिलिकेट क्ले की धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता दोनों ही कैसी होती है, कम। अब बात आती है धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, जल धारण क्षमता क्या होती है। देखिए इसके बारे में विस्तार से तुम चर्चा करेंगे ही जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके लिए। थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर करूँ। धनायन विनिमय क्षमता, धनायन का विनिमय करना, एक्सचेंज करना, एक धनायन को लेना और दूसरे धनायन को देना। यानी कि अगर सोडियम जुड़ रहा है तो पोटेशियम हट रहा है, या पोटेशियम जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम हट रहा है। इस तरह से एक धनायन जुड़ रहा है और एक धनायन हट रहा है। अगले टॉपिक, अगले चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर धनायन विनिमय क्षमता की बात होगी, धनायन के एक्सचेंज की बात होगी, धनायन कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। जल धारण क्षमता, जल धारण का मतलब है कि मृदा कितने समय तक जल को अपने अंदर धारित कर पाती है, रख पाती है, जिससे कि जल अधिकाधिक समय तक अगर मृदा में रहेगा तो पौधों के लिए उपयोगी होगा। तो इनकी धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता दोनों ही क्या होती हैं, कम होती हैं। जबकि अगर बात की जाए इसकी तो धनायन विनिमय क्षमता व जल धारण क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस इसीलिए कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने के कारण पोषक तत्वों का आदान प्रदान, एक्सचेंज बड़ी आसानी से हो जाता है। जबकि अधिक समय तक जल को धारित करने के कारण भी, जल जब अधिक समय तक उनके पास रहता है तो जल अधिक समय तक रुकने के कारण ही मृदा में उपस्थित जल का उपयोग पौधे कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें अधिक होने के कारण ह्यूमस अधिक उपयोगी होता है कृषि कार्यों के लिए। ये पॉइंट बड़ा नोट करके रखें अपने पास कि धनायन विनिमय क्षमता व जल धारण क्षमता कार्बनिक मृदा कोलाइड यानी कि ह्यूमस की अधिक होती है। अगर मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँ तो ये ह्यूमस ही है, कार्बनिक मृदा कोलाइड को हम ह्यूमस ही बोल सकते हैं। तो ह्यूमस कार्बनिक मृदा कोलाइड की तुलना में अधिक, कार्बनिक मृदा कोलाइड होते हैं जो धनायन विनिमय क्षमता व जल धारण क्षमता इनकी अधिक पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करें तो धनायन विनिमय क्षमता अकार्बनिक मृदा कोलाइडों की 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इकाई को ध्यान से सुने, ध्यान रखें इकाई के बारे में, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ये धनायन विनिमय क्षमता की इकाई होती है सेंटीमोल। मैं लिख देता हूं इसे यहां पर, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसे लिखते हैं हम। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई होती है। बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आपसे पूछी जा सकती है। 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई लिखिए, तो इसकी होती है इकाई सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अकार्बनिक की होती है 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई, इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। इसे हम बोल सकते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसे CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी कि धनायन विनिमय क्षमता के नाम से जाना जाता है। कई बार शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जाता है ह्यूमस की CEC कितनी होती है। CEC होती है कितनी, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। देखिए कितना अंतर है, यहाँ 3 से 100 है, बहुत ही कम मात्रा है, जबकि यहाँ 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होने के कारण इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो अकार्बनिक मृदा कोलाइड की तुलना में बहुत अधिक पाई जाती है। देखिए ये कार्बनिक और अकार्बनिक का एक अंतर है, मैं इसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक बार वापस आपके लिए। देखिए अकार्बनिक मृदा कोलाइड जो होते हैं वो सिलिकेट मृतिका व आयरन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, जबकि ये होता है ह्यूमस। अगली बात की जाए, सिलिकेट हैं तो इनमें सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ऑक्सीजन है।
इनसे मिलकर बना होता है कौन? अकार्बनिक मृदा कोलाइड, जबकि इसका निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहां बात की जाए तो ये खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर निर्माण होता है। इसलिए इनकी धारण क्षमता, जलधारण क्षमता कम होती है, जबकि इसकी धारण क्षमता और जलधारण क्षमता इसकी अधिक पाई जाती है। इसकी धारण क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, जबकि इसकी 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। देखिए स्टूडेंट, ये तो अब इसकी बात थी। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमस की मृदा में महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमस का मृदा में महत्व, ह्यूमस का मृदा में महत्व कि ह्यूमस मृदा में किस प्रकार से उपयोगी है, ह्यूमस किस प्रकार से मृदा के लिए काम आ सकता है। क्योंकि मैंने कहा था कि कार्बनिक कोलोइड को ही हम ह्यूमस ही बोलते हैं। तो आप दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ह्यूमस का मृदा में महत्व लिखिए या कार्बनिक कोलाइड का मृदा में महत्व लिखिए। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का कोई अंतर नहीं है। ह्यूमस बोल लीजिए या कार्बनिक मृदा कोलाइड से आप कह दीजिए। तो देखिए, अगर पॉइंट्स वाली बात करें तो पहला पॉइंट आता है इसमें मृदा संरचना। देखिए, मृदा की संरचना यानी कि मृदा की संरचना में इस कोलाइड का यानी कि ह्यूमस का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मृदा की संरचना ह्यूमस के कारण काफ़ी कुछ बदल जाती है और कह सकते हैं कि मृदा की संरचना में ह्यूमस की उपस्थिति में काफ़ी कुछ सुधार आता है। जो मृदा थोड़ी बिखरी रहती है, जैसे कि बालू मृदा की बात करें तो बालू मृदा थोड़ी सी बिखरी होती है, लेकिन जब उसमें ह्यूमस मिला दी जाती है तो उसके संगठन थोड़ा सा जुड़ाव आ जाता है और वो अधिक उपयोगी हो जाती है। अगली बात करें इसके अंदर, देखिए धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता, देखिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की मैंने अभी आपसे बात की थी कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता बहुत अधिक होती है, लगभग 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम ये पाई जाती है। डेढ़ सौ से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम पाई जाती है। और कैसे ह्यूमस में धनायनों की उपस्थिति के कारण ये उनके निक्षालन को रोकती है। निक्षालन एक शब्द आया है यहां पर, निक्षालन, इसे बोलते हैं लीचिंग। निक्षालन या लीचिंग क्या है? देखिए, निक्षालन का सीधा सा मतलब है पानी के साथ, जल के साथ बहकर धनायनों का जमीन की गहराई में चला जाना, मृदा की गहराई में चला जाना कहलाता है निक्षालन। एक परत से नीचे की परत की ओर चला जाना, उसे कहते हैं निक्षालन। तो ये निक्षालन को रोकती है, क्यों? क्योंकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक है। ये अधिकाधिक धनायनों को विनिमय कर सकती है, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकती है। तो ये उनके निक्षालन को रोकती है। जो पोषक तत्व है उनका नुकसान नहीं होता और वो रुक जाता है। तो ह्यूमस उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। अगली बात करें इसमें मृदा ताप। मृदा ताप, देखिए मृदा ताप की बात की जाए तो मृदा ताप किस तरह से हम बात कर रहे हैं? मृदा का ताप, देखिए अगर हम सामान्य सी बात करें, मृदा का ताप होना आवश्यक है, अन्यथा जो मृदा के कई हानिकारक जीव हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मृदा, देखिए ह्यूमस के बारे में हमने बात की थी कि ह्यूमस जो होती है वो गहरे काले भूरे रंग की होती है। गहरे काले भूरे रंग के होने के कारण ये ताप को अधिक मात्रा में अवशोषित करती है और मृदा के ताप को बनाए रखती है। ठंडी के मौसम के समय जब मृदा को एक नियमित ताप की आवश्यकता होती है वृद्धि करने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, उस ताप को बनाए रखने का काम इस
ह्यूमस के द्वारा किया जाता है तो ये मृदा के ताप को निरंतर रखती है, बनाए रखती है, हानिकारक जीवों को नष्ट करने का काम करती है, तो मृदा का ताप इससे बना रहता है। अगली बात की जाए इसके जल धारण क्षमता की। जलधारण क्षमता की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं जल क्षमता को लेकर कि इसकी जलधारण क्षमता अधिक होती है। हमने पढ़ा था अभी अंतरों के लिए कि इसकी जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण ये अधिक समय तक जल को धारित कर पाती है, जो पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इसकी जलधारण क्षमता के अधिक होने के कारण ये बहुत उपयोगी होता है और उपयोगी होने के कारण मृदा की जो उपयोगिता है, उर्वरता है, उसमें वृद्धि करता है। अगली बात की जाए सुघट्यता व ससंजन। सुघट्यता व ससंजन, देखिए सुघट्यता व ससंजन से हमारा मतलब क्या है। देखिए हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो हमारे अकार्बनिक मृदा कोलाइड होते हैं उनकी सुघट्यता और ससंजन अधिक पाया जाता है, लेकिन ह्यूमस के अंदर सुघट्यता और ससंजन का जो मान होता है वो कम होता है। इसका मतलब मृदा काफ़ी उर्वर होती है, उर्वरी होती है, इससे कि अधिकाधिक मात्रा में पौधों को फायदा मिलता है। अगली बात की जाए उभय प्रतिरोधन क्षमता। कुछ बच्चों को शायद ये नाम समझ में आ रहा होगा, उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन शब्द सुना है कुछ बच्चों ने। उभय प्रतिरोधन यानी कि बफर कैपेसिटी, बफर शब्द मैंने लास्ट ईयर बात की थी इसके बारे में। उभय प्रतिरोधन यानी कि अगर हम 11th क्लास के लेवल में बात करें तो मैंने कहा था कि कोई भी पदार्थ है वो अपनी pH परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि अगर वो अम्लीय है तो क्षार को मिलाने पर उदासीन नहीं होगा, या क्षारीय है तो अम्ल को मिलाने पर उदासीन नहीं होगा। तो अपने pH परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहते हैं उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता, बफर कैपेसिटी के नाम से उसे हम जानते हैं। तो वही बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता की। ह्यूमस का उस चीज़ से क्या लेना देना है। देखिए ह्यूमस हम जानते हैं कि जब कोई मृदा है तो उस मृदा में अगर आप अम्लीय मृदा है और कुछ क्षार मिलाकर उसे आप परिवर्तित करना चाहें उदासीन के अंदर, या क्षारीय है और उसे परिवर्तित करना चाहें अम्लीय के अंदर, तो ऐसा संभव ना हो। उसके लिए ये इसकी उभय प्रतिरोध क्षमता अधिक होने के कारण ये आसानी से मृदा के pH को परिवर्तित नहीं होने देती। इसलिए किसी अन्य कारण के कारण अगर मृदा का जो pH मान है वो परिवर्तित हो रहा हो तो उसको रोकने का काम करती है। तो ह्यूमस जो होती है इसकी उभय प्रतिरोध क्षमता अधिक होने के कारण इसके pH के मान को एकदम से परिवर्तित नहीं करती है, जिससे कि फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए अगर अम्लीय मृदा है और हमने अम्लीय मृदा के अनुसार अपनी फसल को बोआ है और फसल उसी अनुसार वृद्धि कर रही है, और अगर किसी कारणवश मृदा का pH मान परिवर्तित हो जाए तो निश्चित रूप से उस मृदा जो है उस मृदा को नुकसान वहाँ पर होगा, फसल को नुकसान होगा। तो उसको नुकसान को रोकने के लिए जो ह्यूमस है उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने के कारण ये उस pH परिवर्तन को नहीं होने देती, और pH का परिवर्तन नहीं होने के कारण ही वहाँ पर जो मान है वो परिवर्तन नहीं होता है और पौधों को नुकसान नहीं पहुँचता है। अगली बात की जाए तो है पोषक तत्वों की उपलब्धता। देखिए पोषक तत्वों की उपलब्धता से हमारा मतलब क्या है। हमने कहा था कि जो ह्यूमस है उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने के कारण ये से अधिक मात्रा में धनायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करती है, उनका विनिमय करती है, और जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो होते हैं हमारे साथ धनावेशित, यानी कि उन पोषक तत्वों को अधिकाधिक संख्या में ये अगर एक्सचेंज करेगा, विनिमय करेगा, तो उस अवस्था में पौधों के लिए पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। देखिए पोषक तत्वों की जैसे आपको पता होगा पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। सोडियम है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे गुरु पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। उस अवस्था में ये पोषक तत्व जो होते हैं
अगर अधिक संख्या में मृदा में उपलब्ध रहेंगे तो पौधों को ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए ये जो बात थी, ये पूरी बात थी हमारी ह्यूमस का मृदा में क्या महत्व है। ये 7 पॉइंट है जिनके माध्यम से हम ह्यूमस की मृदा के महत्व को समझा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा उपयोगी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा जाए तो 4 से 5 पॉइंटों को आप लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी लाइन है, 1-1, 2-2 लाइन के आंसर हैं। तो 4 से 5 पॉइंटों को जब हम लिख देते हैं तो लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब बात करें अगले टॉपिक की। इसमें देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। देखिए मृत्तिका कणों पर आवेश यानी कि मृत्तिका कण जो हैं उन पर आवेश आता कहां से है, धनावेश कैसे आता है, ऋणावेश कैसे आता है, ये आता कहां से है, इसकी बात हम करें तो इसके 2 तरीके हैं। पहला है यहां पर खुले क्रिस्टलीय किनारे। देखिए खुले क्रिस्टलीय किनारे से हमारा मतलब क्या है, हमने कहा सिलिका जो एल्यूमिनियम होते हैं या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, इनकी जो बाहरी परतें होती हैं, इनके जो आवेश होते हैं वो असंतुलित होते हैं। जैसे बात की जाए SiOH प्लस, SiOH यानी सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, जब जल में से घोला जाएगा, जल के साथ मिलता है तो SiOH माइनस। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलिका की, तो सिलिका यानी कि अगर सिलिका के आवेश की बात करें, सिलिका का आवेश कितना होता है। देखिए सिलिका कौन से नंबर का तत्व है आपका, लगभग 14 नंबर का। और 14 नंबर का होने का मतलब क्या है, सीधा सा वहां पर कि इस पर +4 या -4 आवेश इस पर उपस्थित होता है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर OH माइनस होगा, तो ये पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होता है। और ऐसी अवस्था में यहाँ से एक H मिल जाता है इस OH को और ये बन जाता है SiO और H2O में परिवर्तित हो जाता है SiO माइनस। उस अवस्था में यहाँ पर जो आवेश है उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड था उस OH माइनस के ग्रहण करने के कारण यहाँ पर SiO माइनस यानी कि ऋणावेश में बदल जाता है। इसी प्रकार AlOH प्लस OH माइनस ये बदल जाता है AlO माइनस और H2O में। यानी इस अवस्था के अंदर यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ऋणावेश के अंदर परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऋणावेशित हो जाने के कारण अब ये धनावेशों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और धनावेश को ग्रहण कर सकता है, उनका विनिमय यहाँ पर कर सकता है। और ये जो निर्भरता है वो उसके pH मान पर निर्भर करती है। अगर आगे बात करें, इसका दूसरा है वो है समाकृतिक प्रतिस्थापन। देखिए समाकृतिक प्रतिस्थापन से हमारा मतलब क्या है। देखिए मृदा कुलर जो होते हैं वो अपने एक जैसे समान आकार वाले धनायनों का विस्थापन कर सकते हैं, उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। यानी एक आयन, देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक आयन आता है और एक आयन यहाँ से छोड़कर चला जाता है, लेकिन समान आकार समाकृतिक यानी समान आकार वाले जो आयन होते हैं वो एक दूसरे के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए Si+4 O-2 और O-2 यानी कि यहाँ पर सिलिकॉन है, SiO2 यहाँ पर बनता है। अगर बात की जाए इसी प्रकार से तो Al+3 O-2 और O- होता है, Al2O3 जिसे हम बोलते हैं इस तरह से। उस अवस्था में सिलिकेट है और एल्यूमिनियम ये एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, आवेश रहित होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उस अवस्था में अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ बन रहा है SiO2 यानी कि +4 और -4 दोनों निरावेशित हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो Al पर +3 आवेश है और ऑक्सीजन पर -4 आवेश है, यानी कुल अवस्था में एक ऋणावेश यहाँ पर आपके पास बच जाता है। तो ये ऋणावेशित हो जाता है और इस अवस्था में ऋणावेशित होने के कारण
ये जो है वो आवेश को ग्रहण यहाँ पर कर लेता है, धनावेशों को अपने अंदर प्रवेश करा लेता है। इस प्रकार से आयनों का यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है। तो पूर्ण रूप से देखिए अगर बात की जाए इसके प्रतिस्थापन को, तो हमारे पास दो विधि हैं, खुले क्रिस्टलीय किनारे और समाकृतिक प्रतिस्थापन। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, किन विधियों द्वारा होती है, किसे समझाइए। तो हम दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे, खुले क्रिस्टलीय किनारे और समाकृतिक प्रतिस्थापन। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर बात की जाए इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आपका ये चैप्टर आज यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में रिप्लाई दिया था और कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में काम किया है, होमवर्क किया है, अपना नोट्स बनाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग अधिकाधिक स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होंगे। और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों के पास हैं उस नंबर पर मुझे अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनकी फ़ोटो खींचकर आप डालेंगे, जिससे कि मुझे ये पता लगता है कि अपना रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर इस चीज़ को लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ऐसा करें जिससे कि उनके पास एक नोट्स रहे, वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख पाएँ, क्योंकि 3 नंबर का ये टॉपिक है आपका यहाँ ये कंप्लीट हो रहा है। और इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहे हों, अपनी किताब को देखें, किताब में जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उन्हें आप देखें, चैप्टर के ऊपर पढ़ने की कोशिश करें। कोई टॉपिक आपको समझ ना आए मुझसे संपर्क करें, स्कूल में कॉन्टैक्ट करें और इस चैप्टर को पूरा पढ़ लें, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर हम चालू करेंगे, एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो इससे जुड़ा हुआ होगा और इस चीज़ को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।